ओम शिव कोचिंग क्लासेस आप सभी का स्वागत करता है। आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण और मज़ेदार चैप्टर की बात करेंगे और वो है प्रकाश, लाइट। आज लाइट का फर्स्ट लेक्चर है, आइए इसको सीखते हैं। प्रकाश की ऑप्टिक्स, यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के विभिन्न गुणों का अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। पहला है किरण प्रकाशिकी और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। सबसे पहले बात करेंगे किरण प्रकाशिकी की, रे ऑप्टिक्स की। किरण प्रकाशिकी में हम लोग ये पढ़ते हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है जिसे किरण कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। इसके लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अवरोध के आकार से कम होना चाहिए। इसके लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अवरोध की आकार से कम होना चाहिए। तरंग प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। इसके द्वारा विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि की व्याख्या की जाती है। इसके लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का आकार अवरोध के आकार की कोटि का होना चाहिए। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, जो किरण प्रकाशिकी है वहाँ पर इस शाखा में हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्रकाश होता है उसका जो गुण होता है वो कणीय होता है। प्रकाश का जो गुण होगा वो कणीय होगा, एक कण की तरह। जो कण का गुण होता है उसी प्रकार, जैसे अगर एक पत्थर को हम किसी चीज़ पे फेंकेंगे तो वहाँ पे वो संवेग पैदा करेगा, वहाँ पे वो चोट पैदा करेगा। इसी प्रकार किरण प्रकाशिकी में जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो होती है कणीय प्रकृति। और यही वजह है कि कणीय प्रकृति के कारण ही प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और इसके द्वारा हम लोग परावर्तन अपवर्तन की बात करते हैं। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति कणीय होती है, इसका एक उदाहरण दीजिए, तो आप एक देंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का। उसमें क्या होता है, एक धातु की प्लेट होती है, ये धातु की प्लेट है और जब इस पर प्रकाश आपतित होता है, यहाँ से जब प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है तो जब ये पृष्ठ से टकराएगा, धातु के पृष्ठ से टकराएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। यहाँ से क्या मुक्त करेगा? इलेक्ट्रॉन। इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव, इसको आप याद रखिएगा, जो इस बात को बताता है कि जो प्रकाश होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, कणीय होती है। अब इसको समझ लेते हैं। मैंने बताया इसी वजह से प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसके द्वारा परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या की जाती है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या कैसे करेंगे, वर्ण विक्षेपण की व्याख्या आगे इसमें हम पढ़ेंगे। और इसके लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अवरोध के आकार से कम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, आइए इसको भी समझते हैं। देखो, जैसे मान लो, इसको मैं पहले समझा रहा हूँ। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, देखो तरंगदैर्घ्य का मतलब लंबाई की बात कर रहा है, तो प्रकाश की जो लंबाई है या हम कहें उसकी मोटाई अवरोध के आकार से कम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अवरोध को हम ले रहे हैं जिस पे वो टकरा रहा है या जहाँ से वो पास हो रहा है। जैसे मान लो ये वो अवरोध है, यहाँ से या तो परावर्तन हो सकता है या अपवर्तन। हम कहेंगे कि यहाँ से या तो प्रकाश वापस लौट सकता है या इसमें पार चला जाएगा। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक अवरोध, एक दरवाज़ा ले रहा हूँ। ओके, ये दरवाज़ा है वो, और मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ इसके लिए। मान लीजिए ये दरवाज़ा है और यहाँ पे एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति इतना छोटा है, इतना छोटा। तो अगर इस व्यक्ति से मैं कहूँ कि तुम बहुत तेज़ी से जाओ और इस दरवाजे से पार हो जाओ, तो ये व्यक्ति दौड़ता हुआ खूब तेज़ी से आएगा और इसमें से पार हो जाएगा, बिल्कुल सीधे जैसे वो जाएगा वैसे ही वापस। लेकिन अगर यहीं पे
अगर यहीं पे मैं आपसे कहूँ कि यही वो दरवाजा है, लेकिन जो व्यक्ति है वो इतना बड़ा है, मतलब लगभग इस दरवाजे के बराबर, लगभग इस दरवाजे के साइज का। तो अगर मैं इससे कहता हूँ खूब तेजी से आओ, तो अगर ये खूब तेजी से आएगा, इस दरवाजे में जैसे इंटर करेगा, तो हो सकता है इसका कुछ बॉडी पार्ट इसमें टच कर जाए, और ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे ये टकरा जाएगा, और दरवाजे ये पार तो होगा लेकिन टक्कर होगी, जिसकी वजह से ये सीधे ना जाकर ये टेढ़ा चढ़ा जाएगा, इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे टक्कर हो जाएगी, क्योंकि जो इसका आकार है इस व्यक्ति का वो लगभग इस अवरोध के कोटि का है। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर किरण प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलता है? क्योंकि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है अवरोध के आकार से कम होती है, जिससे वो सीधे निकल जाता है। लेकिन तरंग प्रकाशिकी में क्या होता है कि यहाँ पे प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो अवरोध की आकार की कोट की, लगभग अवरोध के आकार के बराबर। तो इस स्थिति में जब ये जाएगा मोटा व्यक्ति तो इस दरवाजे में फंस सकता है, और या हम कहेंगे खूब तेज से अगर जा रहा है, खूब तेज से जा रहा है, तो ये टकरा कर अपनी दिशा बदल सकता है। तो तरंग प्रकाशिकी में यही होता है। तरंग प्रकाशिकी में हमें घटना पढ़ते हैं विवर्तन, इसके बारे में अब थोड़ा सा बताते हैं आपको। विवर्तन में क्या होता है कि जब ये मोटा व्यक्ति, विवर्तन को समझिएगा, जब ये मोटा व्यक्ति इस जो कि इस दरवाजे के लगभग आकार का है, जब यहाँ से जाने का प्रयास करेगा खूब तेजी से, अगर ये आएगा तो ये थोड़ा बहुत जरूर इसमें टकरा जाएगा और वो अपनी दिशा बदल लेगा, वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुड़ना ही, जो मुड़ना है वो है विवर्तन। वो क्या है? विवर्तन। तो यहाँ पे अगर हम तरंग प्रकाशिकी की बात करें तो यहाँ पर जो प्रकाश होता है ये हम कहेंगे तरंग प्रकृति का होता है, तरंग प्रकृति का होता है। तो यहाँ से इस घटना से हमें ये पता चलता है कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो कैसी है? तरंग की प्रकृति है। ये बात याद रखिए। अभी हमने सीखा किरण प्रकाशिकी में जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कणीय होती है। उसका उदाहरण हमने क्या देखा? उसका उदाहरण हमने देखा प्रकाश विद्युत प्रभाव। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंग की होती है। तो तरंग कैसे चलती है ना? तो आप जानते हैं कि तरंग कुछ इस प्रकार से चलती है। तो तरंग की प्रकृति होती है, उसकी घटना क्या मैंने बताया? विवर्तन। उसकी घटना क्या है? विवर्तन या व्यतिकरण या ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है? आप जानते हैं हम धूप का चश्मा लगाते हैं ना, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्रुवण को समझ लीजिए थोड़ा सा, ये सब थोड़ा बहुत जान जाइए। तो ध्रुवण में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये प्रकाश आपका है जो कि अध्रुवित है। अध्रुवित का मतलब है चारों दिशाओं में फैला हुआ है। अगर हम यहाँ पे धूप का चश्मा लगा देंगे तो ये जो प्रकाश होगा वो एक निश्चित मैं कहता हूँ ध्रुवित हो जाएगा। अभी वो अध्रुवित था, अब हो गया ध्रुवित। ये देखिए, ये ध्रुवित हो गया, एक सीधी रेखा में आ जाएगा। तो ऐसे प्रकाश को हम कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। ये क्या था? अध्रुवित प्रकाश। तो ये ध्रुवण, इस घटना को क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। तो मैंने अभी यहाँ पे किरण प्रकाशिकी में ये पढ़ाया कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? कणीय। इसका उदाहरण प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक और प्रभाव होता है क्रॉम्पटन प्रभाव, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। और दूसरा तरंग प्रकाशिकी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंग की प्रकृति होती है, और इसका उदाहरण क्या है? विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। इससे ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और हमने ये बताया किरण प्रकाशिकी में जो प्रकाश होता है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो अवरोध के आकार से कम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा हूँ जो लास्ट में नीचे लिखा है, दोनों के लिए। और तरंग प्रकाशिकी में मैंने बताया इसके लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इसके अवरोध के आकार की कोट की होनी चाहिए, मतलब इसके अवरोध के आकार के लगभग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यह असंख्य छोटे छोटे ऊर्जा कणों, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन, से मिलकर बने होते हैं।
तो प्रकाश क्या है? आपसे कोई पूछता है प्रकाश होता क्या है, तो आप कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। आप कल्पना कीजिए आप पृथ्वी पे हैं और रात हो गई, लाइट भी नहीं है, मतलब विद्युत भी नहीं है, तो आप क्या आप किसी चीज़ को देख पाएंगे? आप कमरे में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी चली गई, फिर बल्ब बंद हो गया, फिर अगर लाइट नहीं होगी क्या आप देख पाएंगे? अगर आपको पढ़ना है तो लाइट सोर्स आपको लाना पड़ेगा, चाहे वो मोमबत्ती हो, मोमबत्ती से आप लाएं, या लालटेन घर में है उससे लाएं, या लैंप आता है ना, वो जो इमरजेंसी लैंप है उसको आप जला लेते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपको देखना है तो प्रकाश तो चाहिए। दिन में क्या होता है? दिन में सूर्यदेव हमारे पास हैं और इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो प्रकाश का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, वो कौन है? सूर्यदेव है। तो सूर्यदेव से हमें अपार ऊर्जा मिलती है और उसी की वजह से ये पृथ्वी जीवित है। मैंने बताया प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यह असंख्य छोटे छोटे ऊर्जा कणों, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन, से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो प्रकाश होता है ये असंख्य छोटे छोटे ऊर्जा कणों से मिलकर बने होते हैं। और ऊर्जा कणों को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कणों को हम फोटॉन कहते हैं। ऊर्जा कणों को हम क्या कहते हैं? फोटॉन। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रकाश आ रहा है ना, ये प्रकाश आ रहा है, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं आपको। तो ये जो प्रकाश आ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि लगातार यहाँ पे एक लाइट सी आ रही है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लाइट्स जो हैं ये किससे मिलकर बने हैं? फोटॉन से। किससे मिलकर बने हैं? फोटॉन से। फोटॉन क्या होते हैं? फोटॉन होता है ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल, ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट, ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट। ओके, तो ऊर्जा का ये छोटा छोटा पैकेट है और ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से आ रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट है। मान लीजिए, कल्पना करिए, ये एक आपका एक राजमार्ग है जहां से सारी गाड़ियां निकलती हैं। आप यहां खड़े हैं, ओके, और आप यहां पे खड़े हैं। अब देखो, आप यहां देख रहे हैं, ठीक है, आप राजमार्ग की तरफ देख रहे हैं। अचानक अभी गाड़ियां कोई नहीं आ रही थी, आप यहां देख रहे थे, बैठे थे आप। अब अचानक आप क्या देखते हैं कि ये जो गाड़ियों की कतार है, ढेर सारी जो गाड़ियों की कतार है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, मैं मान लेता हूँ 100 की स्पीड में ये आ रहे हैं। सारे के सारे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे हैं। तो ये बताइए, अगर आप यहाँ खड़े हैं और ये 100 की स्पीड में सारी गाड़ी आ रही हैं, तो आपको मैं अगर कहूँ, आपको पता नहीं अभी यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 1 सेकेंड, हाँ ओके। तो मैं आपसे अगर कहता हूँ कि आप यहाँ खड़े रहिए, आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो मान लो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद अब अचानक से यहाँ से आपको दिखेगा, ओके। तो देखो क्या होता है। अब ये बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं और ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही हैं, मान लीजिए, और आप यहाँ खड़े हैं, आपको पता नहीं कोई गाड़ी आने वाली है। अब अचानक से सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो अगर ये गाड़ी यहाँ से पास करती है लगातार, तो अगर मैं आपसे कहूँ गिन के बताओ कितनी गाड़ियाँ हैं, तो निश्चित रूप से आप गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इतनी स्पीड में जाएंगी कि आपको लगेगा कि एक रेखा में कोई चीज़ जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो मैं गाड़ियाँ यहाँ पे बनाई हूँ, मान लीजिए फोटॉन है। ये क्या है? फोटॉन, मतलब ये क्या है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट। अब अगर ये कितनी रफ्तार से आ रहे हैं? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना मीटर, तो आप तो इसको देख ही नहीं पाएंगे, कि आप गिन ही नहीं पाएंगे कितना जा रहा है। इसका मतलब है कि वो एक रेखा, वो लगेगा कि एक रेखा में जा रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण समझिए। आपके घर में सेलिंग फैन लगा है ना, तो सेलिंग फैन आप जानते हैं आपके घर में लगा हुआ है, तो उस सेलिंग फैन में कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं? आप जानते हैं, जब 3 पंखुड़ियाँ होती हैं, ओके। तो ये सेलिंग फैन में 3 पंखुड़ियाँ हैं।
अब मान लीजिए लाइट आ गई है और आप विद्युत से इसको कनेक्ट करते हैं और ये चलने लगता है। अगर ये पंखा चल रहा है तो आप क्या बता सकते हैं, अगर आपको पहले से मालूम नहीं है कि इसमें कितनी पंखुड़ियाँ हैं, 3 है या 4 है। मैंने आपको बता दिया ये जो पंखा चल रहा है इसमें या तो 3 पंखुड़ियाँ हैं या 4, और फिर ये पंखा चल रहा है, आपको बताना है कितनी पंखुड़ियाँ हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक लाइन सा दिखेगा, आप तीनों पंखुड़ियों को देख नहीं पाएंगे, लगेगा कि एक रेखा में चल रही है वो, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो 3 पंखुड़ी है या 4 पंखुड़ी है। उसी प्रकार यहाँ पे जो प्रकाश आता है सूर्यदेव से आ रहा हो या बल्ब से आ रहा हो या मोमबत्ती से आ रहा हो, तो आप वो जो प्रकाश आ रहा है वो छोटे छोटे बंडल के रूप में आ रहा है, और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि वो बंडल कहाँ पे है। तो हम एक रेखा में देख पाते हैं कि प्रकाश एक रेखा में चल रहा है। ठीक है, तो इतनी बात मैंने समझाई, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश के गुण। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे पहला गुण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸। 3 × 10⁸। ओके, तो मैं आपको बताऊं जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, मीटर प्रति सेकेंड। क्या आप जानते हैं, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है, क्या आप जानते हैं सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। अब एक और बात देखो, यहाँ पे मैं आपसे ये बता दिया हूँ कि जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। ये बताओ प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर। तो ये आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सूर्यदेव हैं। ओके, ये रहे आपके सूर्यदेव, ये आपके सूर्यदेव हैं, और यहाँ पे आपकी पृथ्वी है, ये छोटी सी। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको मालूम है कि जो लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये लाइट गई पृथ्वी पर पहुँची, इसको कितना समय लगा, 8 मिनट। मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया इतना सेकेंड, है ना। तो ये हो गया 480 सेकेंड। कितना हो गया, 480 सेकेंड। ये आपको क्या पता है, टाइम पता है, इतना सेकेंड में प्रकाश पहुंचा। ओके, अब ये बताओ वेलोसिटी कितनी पता है आपको, वेग कितना है इसका। तो वेग आपको यहाँ पे है दिया हुआ है 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो वेग आपको मालूम है, आपको समय मालूम है, तो आप ये दूरी बता सकते हैं। तो आपको मालूम है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो यहाँ से अगर आपको दूरी चाहिए तो हम क्या कर देंगे, चाल को समय से गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पे आपको सेकंड में हमने इसलिए बदला क्योंकि ये जो वेग दिया है वो मीटर पर सेकंड में दिया है। आपको वेग भी मालूम है और आपको समय भी मालूम है, तो आप इसका गुणा करके हमें कमेंट में बताइएगा कि कितनी दूरी होगी सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट हमारा है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ये याद कर लीजिए कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो चाहे कोई माध्यम हो या ना हो, प्रकाश तो चलेगा ही। ओके, अब देखो ये कितना ही अच्छा, ये अद्भुत है। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, मैं आपको थोड़ा सा मजेदार चीज बता रहा हूँ। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मान लीजिए अगर प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती तो क्या होता, आइए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये आपके सूर्यदेव हैं। ओके, ये आपके सूर्यदेव हैं।
मैंने यहाँ पे लिख दिया है एस सन, और ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, मैंने लिख दिया अर्थ। अब देखो क्या होगा, आप जानते हैं पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, वायुमंडल होता है, यहाँ कोई ना कोई माध्यम होता है, उसके बाद निर्वात होता है। बहुत सारे स्टार्स रहते हैं लेकिन यहाँ पे निर्वात होता है। ओके, तो हम ही जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो स्थान होगा वहाँ पे निर्वात होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता, कोई माध्यम नहीं होता। और अगर मैंने क्या कहा, अगर प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती तो क्या होता, तो चूंकि यहाँ पे माध्यम नहीं है तो जब प्रकाश आता तो इसको पार ही नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे माध्यम ही नहीं है, तो उस पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता। याद रखिएगा, पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता। अब देखिए, ईश्वरीय वरदान आप इसको कह लीजिए कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती, तो यहाँ पे कोई माध्यम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, प्रकाश पहुंच जाएगा सीधे पृथ्वी पर। ओके, तो याद रखिएगा कि निर्वात में भी प्रकाश चलेगा और उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती चलने के लिए, पानी में भी चलेगा, तेल में भी चलेगा, कहीं भी जाएगा, है ना प्रकाश। अब एक और खास बात, ध्वनि में आप पढ़ते हैं, ध्वनि में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ लिंक कर रहा हूँ, ध्वनि में आप पढ़ते हैं कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। अब इसके लिए मैं कुछ चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखो, मान लो यही आपका सूर्य और ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ ध्वनि की, थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। ध्वनि अगर है तो मैं कहता हूँ, देखो आप जानते हैं कि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अगर मैं ऐसा मान लूँ कि ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मान लेते हैं, तो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ये ब्रह्मांड है पूरा, और ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ वायुमंडल है, उसके बाद कुछ नहीं है, निर्वात है। तो पूरे ब्रह्मांड में क्या होता रहता है, विस्फोट होता रहता है। पूरे ब्रह्मांड में क्या होता रहता है, विस्फोट। तो कोई ना कोई टकराता रहता है एक दूसरे से, तो बहुत सारी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। वो ध्वनियाँ अगर पृथ्वी पर पहुंच जाए तो हम कहेंगे इतना पोल्यूशन होगा कि लोग मर जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये हमारे लिए वरदान है। और ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी वरदान है। क्योंकि अगर ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो ब्रह्मांड में जो विस्फोट हो रहे हैं वो सारे विस्फोट कहाँ पहुँच जाते, पृथ्वी पर पहुँच जाते, और ध्वनि प्रदूषण इतना ज़्यादा हो जाता कि यहाँ पे लोग जीवित नहीं रह पाते। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, मैंने थोड़ा सा आपको समझाया। तो याद रखिएगा कि ईश्वरीय वरदान है, ये जो हमने 2 गुण आपको बताए हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण, विवर्तन आदि गुण पाए जाते हैं। ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और यही जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसी का ये गुण है कि इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करती हैं, उनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट गुण पढ़ेंगे प्रकाश का, और प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखेंगे। इस प्रकाश के स्पेक्ट्रम में हम ये जानेंगे कि प्रकाश कितने टाइप के होते हैं और प्रकाश कितने प्रकार के यहाँ होंगे। तो उनको हमने स्पेक्ट्रम में रखा है, और इस स्पेक्ट्रम में हम उनकी तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रखा है। तरंग दैर्घ्य जो है वो लैम्डा से हम लोग लिखते हैं, और देखो यहाँ पे लैम्डा के बढ़ते क्रम में ये रखे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो आप यहाँ देखें कि जो कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजुअल है, इंफ्रारेड है, माइक्रो है और रेडियो है। इनका नाम हिंदी में भी देख लीजिए। कॉस्मिक को हम कॉस्मिक ही कहेंगे, गामा को गामा ही कहेंगे, एक्स को एक्स ही कहेंगे, अल्ट्रावायलेट को हम कहते हैं पराबैंगनी, विजुअल को कहते हैं दृश्य तरंगे। यही वो तरंगे हैं
जो हमें दिखाई देती हैं, बाकी कोई नहीं हमें दिखाई नहीं देती हैं। इंफ्रारेड, माइक्रो रेज, रेडियो रेज। तो माइक्रो को सूक्ष्म कहते हैं, इंफ्रारेड को कहते हैं अवरक्त, अवरक्त हिंदी में कहते हैं अवरक्त। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये बता दिया। अब ये जो क्रम है, ये क्रम किसका है? लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम। जो दृश्य तरंगे हैं ये यही हमें दिखाई देती हैं, और वो कितने प्रकार की हैं आप यहाँ देखें, वो विबग्योर 7 प्रकार की हैं, है ना। और मैंने बता दिया यहाँ से यहाँ अगर आप जाएंगे तो लैम्डा का बढ़ता क्रम है। इसका मतलब है कि जो रेडियो तरंग होगी उसके लिए लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा, और कॉस्मिक के लिए लैम्डा सबसे कम होगा, याद रखिएगा। और विजुअल में भी आप देखें विबग्योर है तो ये भी लैम्डा का बढ़ता क्रम है। तो अगर ये रंग है ना, यही दिखाई देता है हमें, तो रंग में अगर हम बात करें तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम। ओके, मैंने तो आपको बताया नहीं ये विबग्योर क्या लिखा है, एक बार बता देते हैं। ये वी क्या है? बैगनी है ना, वायलेट। पहले इंग्लिश में बता देते हैं फिर हिंदी में। वी फॉर वायलेट, आई को कहते हैं इंडिको, बी को कहते हैं ब्लू, जी को कहते हैं ग्रीन, वाई को कहते हैं येलो, ओ फॉर यहाँ पे हो जाएगा ऑरेंज, आर फॉर हो जाएगा रेड। तो ये कलर है ना, ये रंग है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और ये लैम्डा का बढ़ता क्रम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रकाश में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी है, तो आप इसको मत बताइएगा, आप बताइएगा रेडियो तरंग की है। किसकी है? रेडियो की, क्योंकि ये सारे प्रकाश हैं। अगर मैं प्रकाश में पूछता हूँ तो सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका है, तो आप कहेंगे रेडियो का, रेडियो का। और अगर सबसे कम मैं पूछूं किसका बताएंगे आप? कॉस्मिक का बताएंगे। अगर वहीं मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ हमें कि रंग, प्रकाश के रंग में किस रंग की, मेरी बात याद रखना, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा? तो रंग की जब बात होगी तो यही 7 रंग है, उसमें से जो लाल है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, और जो बैगनी है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। लगभग यहाँ पे मान लिया मैंने 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक की है। तो लगभग जो वायलेट होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉम और लाल जो होता है वो 7800। अगर यहाँ पे 4000 लिखा जाए तब भी बुरा मत मानना, वो लगभग वैल्यू है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम ऐसे इतना छोटा होता है। आप जानते हैं ना 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात -10 मीटर, ये इतनी छोटी वैल्यू होती है। तो जो इसकी तरंगदैर्घ्य है, मतलब तरंगदैर्घ्य मतलब लंबाई की बात हो रही है ना, तरंगदैर्घ्य किसका मात्रक होता है? लंबाई का। तो जो बैगनी रंग है उसकी लंबाई कितनी है? 3800 एंगस्ट्रॉम। और जो लाल रंग है उसकी लंबाई कितनी है? 7800 एंगस्ट्रॉम। किसकी? लैम्डा की। अभी लंबाई भी जान जाते हैं, आखिर ये लैम्डा बार बार क्यों कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देखें, हमने एक फिगर बनाया है, एक्स और वाई एक्स लिया है, यहाँ पे एक तरंग जा रही है, ये तरंग है, ये प्रकाश है। विद्युत चुंबकीय तरंग बोल दीजिए, प्रकाश बोल दीजिए। तो जो लैम्डा होता है, देखो इसको जो कहते हैं ये पीक पॉइंट, मतलब जो चोटी है, ये जो चोटी है इसको कहते हैं श्रिंग। क्या कहते हैं? श्रिंग है। और जो ये बॉटम पे होता है ना, इसको कहते हैं गर्त। ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे आएगा। ओके, तो इसके बीच का, चाहे हम कहें श्रिंग के बीच का और चाहे कहें गर्त के बीच का, जो ये दूरी होती है उससे हम कहते हैं लैम्डा। तो अगर देखो विजिबल है, देखो अगर ये बैगनी है तो इसका जो लैम्डा होगा वो कम होगा, या देखिए ऐसा कम होगा। यहाँ पे देखो लैम्डा मैंने कम बनाया ना। और अगर लाल है तो उसका मैं कहूँगा कि लैम्डा ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैम्डा इसका इतना बड़ा है, इसका लैम्डा इतना छोटा है। तो अगर मैं कहूँ कि हाँ, अब देखो एक मैं और लिंक कर रहा हूँ आपको, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जिसका लैम्डा कम होगा, लैम्डा समानुपाती होता है 1/n। n होता है आवृत्ति, लैम्डा होता है तरंगदैर्घ्य। लैम्डा क्या होता है? तरंगदैर्घ्य। तो जो तरंगदैर्घ्य है वो समानुपाती होता है 1/आवृत्ति के। इसका मतलब है जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसकी आवृत्ति कम होगी। आवृत्ति क्या होती है आप जानते हैं? 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या। इतनी बात आप याद रखिएगा, 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुँच गया, 1 चक्कर पूरा हुआ। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ गया
और ये यहाँ पहुंचा। तो अगर जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा हम कहेंगे उसका n कम होगा। और n कम होने का मतलब क्या है? n कम होने का मतलब समझिए, पहले तो एक चक्कर समझ लिया आप, एक साइकिल क्या होता है, एक चक्कर क्या होता है, ये मैंने बताया। अब देखो एक चक्कर में ऐसा कहता हूं मैं आपको, एक सेकेंड में चक्करों की संख्या, देखो एक सेकेंड में चक्करों की संख्या, ये होती है आवृत्ति। तो एक सेकेंड में जितना चक्कर होगा वो उसकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पे जिसका लैम्डा ज़्यादा, इसका लैम्डा ज़्यादा है तो यहाँ पे n कम, मतलब इसकी आवृत्ति कम होगी। इसका मतलब एक सेकेंड में चक्करों की संख्या यहाँ पे कम होगी। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकेंड है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर करेगा? मान लो 2 चक्कर। लेकिन ये जो 1 सेकेंड में कितना करेगा? 1 2 3 4 5, गिन लीजिए ना, 1, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा 2, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 चक्कर। तो ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में आप देख सकते हैं 6 चक्कर मार रहा है, और ये 1 सेकेंड में कितना? 2 चक्कर। अगर हम ऐसे कहें 1, फिर यहाँ से एक और मैं आगे बना देता हूँ, 1 2, यहाँ से चलेगा फिर यहाँ तक 2 हो गया, तो वो मान लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसके चक्करों की संख्या 1 सेकेंड में क्या होगी? कम होगी, मतलब उसकी आवृत्ति कम होगी। और यहाँ पे आप देखें कि जिसका लैम्डा कम होगा उसमें n का मान ज़्यादा होगा, उसमें चक्रों संख्या कितनी आ रही है? 1 सेकेंड में 6 आ रही है, इसमें कितनी आ रही है? इसमें 2 आ रही है। तो ये सिंपल सी बात। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लाल रंग मान लेता हूँ तो ये लाल रंग है, इस प्रकार चलेगा, और अगर ये बैगनी रंग है तो इस प्रकार चलेगा। अब देखो रंग में कितना अंतर आपको दिख रहा है। अगर ये बैगनी रंग है तो ऐसा होगा, अगर ये लाल रंग है तो ऐसा होगा। ओके, अब एक चीज देखो, यहां पे मैंने आपको बताया कि 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या जो होती है वो n होती है, और लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य। उनमें मैंने संबंध बताया जो कि आपको बहुत आगे काम में आएगा। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, ये जो विबग्योर है, विबग्योर में आपको याद रखना है कि ये लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम होता है। ओके, तो लैम्डा का ये बढ़ता हुआ क्रम है। इसमें लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, अगर रंग की बात होगी। अगर प्रकाश की बात होगी तो आप याद रखिएगा रेडियो की सबसे ज़्यादा होगी, और जो कॉस्मिक रेज होगी उसकी सबसे कम होगी। ठीक है, तो इतनी बात मैंने आपको सिखाई। अब देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल भी बदल जाती है, उसकी तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। एक फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा था, v बराबर n लैम्डा, इसको आप याद रखिएगा, जो कि वेग में, आवृत्ति में और तरंगदैर्घ्य में क्या बताएगा? संबंध। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, नेचुरल लाइट सोर्स, ये क्या होते हैं। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले ऐसी वस्तु जो इस ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, स्टारफिश। आप देख सकते हैं जो मानव ने नहीं बनाया, जो प्रकृति ने बनाया है। जैसे स्टारफिश आप जानते हैं ना, स्टारफिश में भी प्रकाश निकलता रहता है। सूर्य को आप देख लीजिए, सूर्य तो निरंतर प्रकाश देता ही रहता है ना। वो सब प्राकृतिक स्रोत हैं जो कि हमें प्रकृति से मिली हुई हैं। तो ब्रह्मांड में प्रकृति से प्राप्त वे प्रकाश स्रोत जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ओके, अब नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। बहुत ही आसान, प्रकाश उत्पन्न करने वाली ऐसी वस्तुएं जिसका निर्माण किसने किया है? मनुष्यों ने किया है, उन्हें हम कहते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, दीपक, ये सब किसने बनाया? ये सब
मानव ने बनाया है। इसे कहते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत, आर्टिफिशियल लाइट सोर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिखाया है लाइट सोर्स। आप देखिए रोड लाइट देखिए, ये सब रोड लाइट किसने लगाई है? प्रकृति ने नहीं लगाई है, ये किसने लगाया है? ये किसने लगाया है? ये मानव ने लगाया है। तो ये जो लाइट्स हैं, जो मोमबत्ती किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। बल्ब किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। ये सब ऐसे प्रकाश स्रोत हैं, ऐसे प्रकाश देने वाली वस्तुएं हैं जो मानव ने बनाई हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे प्रदीप्त वस्तुएं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं में प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जिनमें स्वयं में प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, दीपक, मोमबत्ती। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो कहलाती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। हमारी पृथ्वी पर सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्यदेव, जो लगातार हमें प्रकाश देते रहते हैं। ठीक है, विद्युत बल्ब ये कैसा है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत है, लेकिन ये प्रदीप्त वस्तु है क्योंकि इनके पास स्वयं में प्रकाश होता है। दीपक स्वयं में प्रकाश होता है। ये सारी चीजें क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुएं, नॉन ऑब्जर्वेंट ऑब्जेक्ट, वे वस्तुएं जिनमें स्वयं में प्रकाश नहीं होता अदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि। अब देखो पृथ्वी को समझो, ये बताओ जब रात होती है तो क्या हमें दिखाई देता है? अगर इलेक्ट्रिसिटी ना आए, अगर विद्युत ना आए तो क्या हम देख पाएंगे बिना लाइट के? अगर हमारे पास कोई लाइट सोर्स नहीं हो तो रात के समय क्या हम कुछ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हम देखते हैं वो किसकी मदद से देखते हैं? सूर्यदेव की मदद से देखते हैं। वैसे ही चंद्रमा जो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है? उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति अगर चंद्रमा पे हो और वो पृथ्वी को देखे और पृथ्वी पर दिन का समय हो तो पृथ्वी चमकदार दिखाई देगी, क्योंकि कुछ न कुछ प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा सूर्य से और वो वहां पे चमकेगा। उसी प्रकार जब चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है तो वो चमकता है और वही हमें दिखाई देता है। अच्छा, अगर रात हो, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं और लाइट चली गई रात के समय, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारी चीजें जो आप देख रहे थे, जो अब दिखाई नहीं दे रही हैं, वो क्या है? अदीप्त वस्तु। जैसे आप जिस मेज को देख रहे थे, जिस पर आप पढ़ाई कर रहे थे, वो अदीप्त वस्तु होगी क्योंकि वो भी दिखाई देना बंद हो जाएगी। कुर्सी भी, बुक्स भी आपकी, ये सब क्या होगा? दिखाई देना बंद हो जाएगा क्योंकि इनके पास स्वयं में कोई प्रकाश नहीं होता। ये सब हम प्रकाश स्रोत से देखते हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको सिखाई। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात करेंगे परावर्तन की। परावर्तन क्या होता है? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।